और इसलिए मेरा जवाब भी, आपने जो भूमिका बनाई, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो 1000 साल के भविष्य को तय कर देती है। दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ है। मेरे देश में मैं देख सकता हूं कि ये समय ऐसा है, इस समय होने वाली और सभी सकारात्मक शक्तियों को एक आने से 1000 साल के भविष्य सकारात्मक होगी। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। और इस अर्थ में ये चुनाव अब ज्यादातर देश का निर्णय आजादी के बाद पैदा हुए लोग वो ही कर रहे हैं, इसलिए नए सिरे से सोचते हैं। 21वीं सदी का जो जीवन है, जिसने जन्म लिया है, वो अब निर्णायक एज ग्रुप में पहुंच गया है। बहुत बड़ा फैक्टर मैं इसको देख रहा हूं, और उसने बुराइयां देखी नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक तड़प है कि दुनिया बदल रही है, हम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि वो दुनिया को जानता है। इस देश में आज सबसे बड़ी पॉजिटिव मैं चीज देख रहा हूं, वो ये है कि सामान्य मानवी, इसका दूसरा शब्द ही एस्पिरेशन है। हर इंडियन मतलब एस्पिरेशन। किसी भी देश की गति का बहुत बड़ा फोर्स होता है, चालक बल होता है, जो मैं देख रहा हूं। और वो सारे निर्णय अपने एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के करता है। ये चुनाव वो ये सोचता है कि मेरे एस्पिरेशंस के अनुकूल मिले क्या नहीं मिले, मेरा देश ऐसा होगा तो मैं इसे निकालूंगा, इस बात पर केंद्रित हुआ है। दूसरा, इस देश के लोग, उन्हें लगा है कि हम एक समाज का एक हिस्सा है कि नहीं है, हम समाज में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं। उनके भी कुछ करना, जो करते हैं उससे अतिरिक्त करना, जो परंपरागत है उससे बाहर जाके करना, इस जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरे 30-35 से कम आयु वालों का एस्पिरेशन और देश की 50% मातृशक्ति का इस जज्बा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 1000 साल की नींव रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं कहता हूं ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, पूरे चुनाव की ओनरशिप देश की जनता की है। कोई नेता क्या बोलता है, क्यों बोलता है, इसका कोई महत्व मैं नहीं देख रहा हूँ। मन बना चुकी है। अब छोटे छोटे बच्चों के मैं इंटरव्यू टीवी पर, सोशल मीडिया में देखता हूँ, वो कहते हैं ये होने वाला है, ये होने वाला है। इसका मतलब ये सब कुछ ड्रिवन बाय सोसाइटी है, समाज के द्वारा। और इसलिए मुझे विश्वास है इस बार सरकार, स्थिर सरकार, 400 पार वाली सरकार, निर्णायक सरकार, भविष्य की तरफ जाने वाली सरकार, ये मैं देख रहा हूं। मोदी जी, मैं जब आप बात करते हैं तो गुजरात में हम कई समय से लोग 2/3 मेजोरिटी से लेते थे, तो सोचने वालों का भी एक स्टेगनेंसी जैसा हो गया, तो उससे अधिक सोच ही नहीं पाते थे। अब मेरे से जब बात करते थे, क्या मोदी जी अब 2/3 मेजोरिटी 3 दशक हो गए, मैंने कहा क्या बात करते हो जी, मुझे बहुत प्यार। और जब 156 हम जीत के आए उनके लिए अच्छा था। अब ये 156 कहाँ से निकलेगी, तो कागज लेके बैठोगे तो नहीं दिखाऊंगा बैठने का।
अगर आपको लगता है कि इतना सारा सैचुरेशन होगा, मैं देखूंगा कि राजस्थान में मेरे अगर 25,000 बूथ है, पिछली बार मैं अगर 5,000 बूथ में पीछे था, तो इस बार मैं 5,000 में हूँ या 3,000 में हूँ या 2,000 में, मेरा हिसाब किताब अलग है जी। तो इसलिए मेरे लिए कोई चीज अंतिम नहीं है, मैं लगातार उसमें भी नया। फिर मैं ये देखता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बूथ में विजय, तो मैं पूछता हूँ अच्छा वोटिंग क्यों ज्यादा नहीं हुआ, वोटिंग ज्यादा हुआ तो वोट क्यों ज्यादा नहीं हुआ। मैं इतनी बारीकी से प्लान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि चुनाव है ये बड़ा विज्ञान है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है जी। और कैंपेन है वो केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री कैसी बनती है उस पर है। और इसलिए मेरे लिए अगर नंबर में आपको लगता है कि राज्य में तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके सिवा भी मुझे वहां बहुत कुछ लाना है। मतलब एक बात, जहां तक राज्यों का सवाल है, इस भी राज्य ऐसे हैं कि जहां अभी भी हमारे पास स्कोप है। अब जैसे अंडमान निकोबार, पिछली बार हम नहीं थे, इस बार हम आएंगे। यानी ऐसी एक एक गिनते जाओगे तो आपको अच्छा, हाँ यार मोदी ने बराबर हिसाब पर लगा के रखा है। तो मैं कहा कि हम बहुत सी जगह पे हम काफी कुछ करेंगे इस बार, क्योंकि दक्षिण भारत आपका एक बड़ा फोकस भी रहा है सिलेक्शन। ऐसा है कि मेरा फोकस पूरा हिंदुस्तान है, मैं टुकड़ों में नहीं सोचता और चुनाव के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। हम जीत करके इसलिए नहीं आए हैं कि अगली सरकार कैसे बनेगी, हम जीत करके इसलिए आए हैं कि आने वाले 5 साल में देश कैसा बनेगा। और इसलिए मेरी पूरी तपस्या या मेरा फोकस देश बने इसके लिए है। और जब देश बनाना है तो हिंदुस्तान हिस्सा उसमें उतना ही, जैसे G20 मैंने किया, तो मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के राज्यों में G20 होगा, हिंदुस्तान के हर कोई, अंडमान निकोबार में भी G20 होगा, लक्षद्वीप में भी G20 होगा। मैं पूरे देश को लेकर के चलता हूँ। सर इसी से जुड़ा हुआ है, जनता भी जानना चाहती है हम लोग। उसके बहुत सारे पहलू हैं, देश को आगे ले जाने का बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं कहूँ कि भविष्य में देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब ये पूरी तरह हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में है और टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव है, ट्रांसफॉर्मेटिव है और इजीली एक्सेस है, तो हर व्यक्ति बहुत हड़प कर लेता है तुरंत। ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ी साहसता से चले, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्कोप है। जहां तक मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं, उसको आज ये जो मेरी वो देशी भाषा है, आप लोग जिस दुनिया से हैं वहां कहते हैं करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस, तो वो मेरा रहेगा ही। लेकिन एक चीज अब मैं और उसमें कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस प्रकार से काम करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, इस समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। दुर्भाग्य से हम हमारे देश में जो मुझे अनुकूल नहीं वो सब निकम्मा, ये जो सोच है ये टोटल अनडेमोक्रेटिक सोच है और उसी में से कुछ पत्रकारों को दिया जाए, वो उसी सोच का परिणाम है कि ये रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अनुकूल नहीं हो, बॉयकॉट। वो अनडेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र की हत्या है वो। और इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी वही हो रहा है। जैसे पत्रकार के साथ हो रहा है, तो मेरे अनुकूल नहीं तो निकम्मे। तो इंस्टीट्यूशन, तो मेरे घर पे रेड मत करो, मैं तो चोरी करता रहूंगा। तो इंस्टीट्यूशन, ये जो लॉजिक चला है, मैं उसका उपाय क्या? उसका उपाय यही है कि हमने ऐसी शख्सियत और ऐसी शक्तियां उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा लीजिए, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाओ कि फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा पाएगा। और मैं पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब देश समझे कि ये
2200 करोड़ रुपए के ढेर टीवी के सामने दिख रहे हैं पहाड़ नोटों के। तो लोग देखें यार कोई तो सिस्टम होगी जिसने पकड़ा होगा। तो पता चलता है जब वो इंस्टीट्यूशन है, वो संस्था है, वो संस्था है, उसके जैसे सेना के प्रति आज एक सम्मान का भाव है, वैसा ही सम्मान का भाव जो देश के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर होना चाहिए। तो वो भी मेरा एक मिशन है। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उनकी अपनी बुराइयां होती है, वो भी कम होती है। उनके भीतर कभी कभी बुराइयां जो आती है, आप मान सम्मान और उसको लगता है जीवन में बहुत मिल गया है जी, वो बुराइयों से बचता है। तो वो भी मनोवैज्ञानिक रूप से एक तरीका होता है। तीसरी बात है कि लोगों को तो ये लगेगा ठीक है सरकार ने पैसे ले लिए, हमारा क्या। तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आगे है जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। और इसलिए जैसे केरला में जो कोऑपरेटिव बैंक का नेटवर्क है वो लेफ्टिस्टों का है, ये वाम जो पार्टी है उसका है। इन्होंने क्या किया, ये लेफ्टिस्टों के लिए बार छवि ऐसी है कि दूध के धुले हुए है। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में एक बहुत बड़ा स्कैम किया हुआ है। गरीबों के पैसे हैं, मिडिल क्लास के पैसे हैं, सैलरी वाले सोसाइटी उसके पैसे हैं, और बच्चों की भलाई के लिए बेचारों रखे हैं। ये बैंक डूब गई। क्यों डूबी? तो ये उसके संचालक जो कम्युनिस्ट लीडर हैं उन्होंने खजाने का अपने पर्सनल व्यापार के लिए उपयोग किया और उसमें घाटा आया तो ये बैंक डूब गई। या उसमें से चोरी की तो बैंक साइफर कर गए पैसे। अब हमने उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है। अब मेरी इरादा ये है कि मैं इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को ऑक्शन करूंगा। जो पैसा आएगा, जो बैंक में जिसने पैसा जमा किया है वो तो नाम है, उसको मैं वापस करूंगा। अब जैसे लालू जी ने वन केस है कि जमीन के बदले में नौकरी दी, रिकॉर्ड पे है, उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है कि इसकी जमीन ये नौकरी मिली और उसके बदले में जमीन लिखवा ली, तो मैं चाहूंगा कि जिसकी जमीन है उसको जमीन वापस मिले। बंगाल के अंदर करीब 3000 करोड़ रुपया की संपत्ति हमारे जब्त की हुई है। अब ये जो वहां रेट कार्ड है हर नौकरी के लिए कि टीचर बनना है तो ये बड़े वर्ग पैसे रेट कार्ड है और नीचे से ऊपर तक ये पैसे ऐसे बांटे जाएंगे, ये व्यवस्था है। अब ये पैसे पकड़े गए हैं, नोटों के ढेर पकड़े गए। मैं खोज रहा हूं कि जिसका ट्रेल मिले कि हाँ भाई उसने यहाँ से पैसा ब्याज से लिया था, ये तारीख को लिया था, इस तारीख को इसको दिया था, या बैंक से निकाला इधर वो दिया था। तो मैं ऐसे जो ईमानदारी से मुझे हाथ लगेगा हाँ ये पैसा रियली उसका मालिक यही है, तो मैं ये पैसे उसको वापस लौटाऊंगा। इसलिए अब मेरा न खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। मोदी जी, क्योंकि मैं लंबा समय बंगाल में रही हूँ तो मेरा सवाल बंगाल से जुड़ा हुआ है। उनको ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो सरकारी मशीन का उपयोग ही इस मकसद के लिए करती है। एक प्रकार से उनका शासन पे इतना कंट्रोल है लेकिन गलत दिशा में है। वे शासन पे कंट्रोल है नहीं है और शासन में बैठे हुए कोई लोग करते ऐसा नहीं है, वो खुद ही करवाती है, खुद ऐसे करने वालों को देती है। उनका खुद का कन्विक्शन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही रास्ता है सत्ता में रहने के लिए। और मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी आम भेज दें या मिष्टी दही भेज दें, वो तो शायद एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो करते रहते हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है उसके विषय में हम आंख बंद रख सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है। अब बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट? बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ।
3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 एमएलए थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए पराजय। अरे 3 से 80 क्रॉस कर गए, बड़ा विजय था हमारा। लेकिन खान मार्केट गैंग ने देख लिया कि भाजपा के तो सपने खत्म हो गए एमपी बंगाल में, और बड़े शान से काम कर रहे थे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत तेजी से विकास है, अद्भुत स्वीकृति है, समाज के सभी वर्गों में है। और अब बंगाल के लोग दूसरा विभाजन नहीं देखना चाहते। अब बंगाल को टूटता हुआ देखने की तैयारी बंगाल के लोगों की नहीं है। सर, बंगाल के बाद एक बार मैं दिल्ली को लेकर सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है। मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके ऊपर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है? हाईकोर्ट ने क्या कहा मैं उसको तो मानूंगा। एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो। कम से कम हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के बारे में जो कहा है उस पर बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय ये है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं है। सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था, स्कूल में कोई बच्चा अगर करता है और पकड़ा जाए तो महीने पर स्कूल नहीं आता था। उसके माँ बाप ही शर्माते थे, यार मेरा बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था। ये स्थिति थी, यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में। आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो। ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है, इनसे लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था। समाज में अखबारों में भी पहले के जमाने में 2-2 पेज स्टोरी, कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका था तो ऐसा कर सकता है, और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का। मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चांद सोबराज मैंने अखबार देखा था, लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे, और आज मैं देख रहा हूं। वरना कोई इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो। ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। मोदी जी, कोई भी लीडर है जो मैं कोई लोकप्रियता के लिए काम नहीं करता, और नहीं मेरे पास मेरी लोकप्रियता नापने का कोई मानदंड है, मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं काम क्या करता हूं उसका एनालिसिस होना चाहिए। मेरे काम में और औरों के काम में फर्क क्या है? आमतौर पर जो सरकार थी वो विज्ञान भवन में फंक्शन करो, फीता काटो, दिया जलाओ, अखबार में एडवर्टाइजमेंट, मीडिया को लीक करो, स्टोरी बनवाओ, और उनको लगता है देश चलता है।
और ज्यादातर सरकारें उसी मिजाज में रही। कांग्रेस बहुत कम समय में हुआ था। देश आजाद होने के बाद चौथा चुनाव आते आते कांग्रेस ध्वस्त हो चुकी थी। संयुक्त विधायक दल बना, लेकिन कांग्रेस ने देश में किसी पार्टी को खड़े ही नहीं होने दिए। उन्होंने देश के लिए करने के बजाय विरोधी दलों को खत्म करने में अपनी शक्ति लगाई, इसलिए ऑल्टरनेट खड़ा नहीं हुआ। अदरवाइज 67 के चुनाव में ही देश उनको रिजेक्ट कर चुका था। हिंदुस्तान में आप देखिए, सरकारों के अलग अलग देश के सामने आ चुके हैं, और मैं तो मानता हूँ ये केस स्टडी का विषय है। कोई यूनिवर्सिटी करे, कोई मीडिया करे, कोई मीडिया पर्सन किताब लिख सकता है। देश ने एक कांग्रेस का मॉडल देखा है, देश ने लेफ्ट का मॉडल देखा है, देश ने पारिवारिक पार्टियों का भी मॉडल देखा, जो ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली पॉलिटिकल पार्टियां चलती है, उनका मॉडल भी देखा है। देश ने मिलीजुली सरकारों का मॉडल भी देखा है, और बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। उसका एनालिसिस करना चाहिए, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, किसकी क्या प्रायोरिटी, किसने किसके लिए काम किया। एक 100-200 पैरामीटर तो आप देखेंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मॉडल बीजेपी का मिलेगा। और जब परफॉर्म करते हैं तो सामान्य मानव का विश्वास बढ़ता है। तो एक्टिव का मतलब किस बात की होती है? कोई कैसी सरकार, मेरा ये नहीं हुआ, हर एक का होता नहीं है। वो इनकम मंत्री में तो हर एक का हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज पब्लिक मीटिंग में जाके मैं कहता हूँ कि आप लोग चुनाव में जो करते हो करते रहना, तो मेरा एक काम करना। और कहता हूँ मैं कि कहीं आप जाए, झुग्गी झोपड़ी में कोई रहता है, ऐसा मिले या कोई रहता है, उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज देना, क्योंकि हम जो मकान बना रहे हैं 4 करोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग छूट गए हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई छूट जाए। तो मैं 4 जून के बाद मेरी नई टर्म में मैं उनको मकान देना चाहता हूँ, 3 करोड़ मकान बनाना चाहता हूँ। आप अगर कोई नजर में आ जाए तब उसका विश्वास पैदा होता है कि आदमी वोट भी मांग रहा है, लेकिन साथ में काम भी कह रहा है, यार मुझे तो, मेरा तो जान है 3 करोड़ घर बना के देना। विश्वास पैदा होता है। अब डिलीवरी जो सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, जो हिंदुस्तान के सभी सरकारें कभी मुझे कॉम्पीट नहीं कर पाई, कोई पॉलिटिकल पार्टी गुजरात में भी कॉम्पीट नहीं कर पाई, वो है लास्ट माइल डिलीवरी। मैं योजनाएं जिसके लिए बनाता हूँ उसके लिए, और मेरा इसके लिए काम करने का मेरा तरीका है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब गुजरात में था तो मैंने अलग अलग स्तर के एक 20-22 अफसरों को बुलाया। कुछ सीनियर मोस्ट थे, कुछ एकदम जूनियर थे, कुछ मिडिल लेवल को 20-22 को बुलाया। तो नहीं था, मैंने कहा बुलाया, बिठाया सबको। तो मैंने सबको एक पैड दिया लिखने के, वो लेकर के ही आते हैं डायरी, मैंने उनको दिया। मैंने कहा मुझे अब बताइए कि एक वीडियो है, गांव में रहती है, अनपढ़ है, और सरकार की ये स्कीम है, उसकी वो हकदार है। उसको ये प्राप्त करने के लिए स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 2 क्या करना, 3 क्या करना, 4 करना, कैसे करना, कहाँ जाना, मुझे आपके मैंने डायरी दी, इसमें लिख करके बताओ। मैंने उनको कहा लिखो, किंतु सरप्राइज, सबके सब फेल हो गए। फिर मैं बोलने बड़े प्यार से बात कर, मैंने कहा मुझे बताइए भाई, आप IAS अफसर हैं, किसी की 20 साल की नौकरी हो गई, किसी की 2 साल की हो गई, आपको पता नहीं है कि एक वीडियो को बेनिफिट लेने के किस किस जगह से गुजरना पड़ता है, फॉर्म कहाँ से लेना होता है पैदा। मैंने कहा बताइए, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई, उस वीडियो को क्या फायदा होगा। तो उनको लगता है यार कुछ तो कमी है। और फिर तो मेरे दिन में ये रहता है कि मैं योजना बना दूं, वाहवाही करूं, एक एडिटोरियल छप जाए, ठीक है, मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन आम आदमी, मेरी पूरी कार्यशैली ये लास्ट में डिलीवरी की है, परफॉर्मेंस की है, और उसका परिणाम होता है। तो जैसे स्वच्छता, छोटा सा बच्चा भी अपने दादा को कहता है कि दादा मोदी जी ने ना कहा है,
इस चीज को छोटी मत मानिए जी। आज के युग की बहुत बड़ी घटना है। इसी के लिए आप लोगों का शब्द है पुरोहित से, और इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, खपना पड़ता है, और निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी कहे सो हमने अच्छा करना है तो करते रहना चाहिए। वो देश देखता है जी, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है, उसको सब समझ होती है। तो मुझे आज तक मेरे जीवन में यही बेनिफिट मिला है। सर मैदान में वहां पर खड़े थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे सर। आपके रोड शो में मैंने पिछले हफ्ते देखा, पटना में ऐसी अद्भुत भीड़, मैंने तो मुझे लगता है जेपी मरे थे 77 में, मैं छोटा था, गांधी मैदान में उतना नहीं बना था जितनी भीड़ उस दिन आ गई थी। तो एक भरोसा है जनता को वहां पर, लेकिन बिहार लगातार पिछड़ा जा रहा है। हम जैसे बिहारियों की सबसे बड़ी चिंता है कि वापस जाने की सोच भी नहीं पाते, अपने घर जाने का, गांव जाने का। क्या है आपके पिटारे में, क्या आश्वासन है बिहार की जनता के लिए? मोदी भरोसा क्या है वहां की? मैं बताता हूँ जी। देखिए, अब बिहार छोड़ दीजिए, मेरा 2013 का भाषण है। 2013 तब मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी नहीं था, मैं मेरी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का चीफ था, और दिल्ली में ही मेरा एक भाषण था। उसमें मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए हमें भारत के पूर्वी भारत को डेवलप करना होगा, और पहला टारगेट होना चाहिए कि उसको पश्चिम के बराबरी में लाना। पश्चिम मतलब गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, पूरा। और अब देखिए, हिंदुस्तान को दो हिस्से दिखेंगे आपको। राइट साइड का जो हमारा पूर्वी भारत है वो समृद्ध भारत है, सारी हमारी खनिज संपदाएं है, नेचुरल सारी मतलब, पानी तो वहां, ह्यूमन रिसोर्स तो वहां, कोयला तो वहां, आयरन ओर तो वहां, सब कुछ वहां है। वहां गरीबी है, और यहाँ पर अब जैसे गुजरात, उसके पास नमक के सिवा कुछ नहीं है। वहां एक भी डायमंड नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 8 डायमंड किसी न किसी गुजराती का हाथ लगा हुआ। तो ये ऐसी स्थिति क्यों? तो मेरा 13 का भाषण है कि हमने पूर्वी भारत को मिलेगा। आपको किसी भी फील्ड में जाइए, आपको ऐसे हाथ लगाओ तो 2 बिहारी बच्चे मिल जाएंगे, और वो ऐसे ही घर से निकले हुए लोग नहीं है, सामर्थ्यवान लोग हैं। मेरे राज्य में अगर मैं गुजरात का देखूं, IAS IPS राज्य के सबसे ज्यादा कहाँ थे? तो बिहार के थे। इसका मतलब परमात्मा ने उनको बहुत सामर्थ्य दिया है, और किसी जमाने में तो विश्व का नेतृत्व तो भूमि जैसे हुआ है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं। हम इसलिए मैं झारखंड हो, पूर्वी यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, इस पर हमारा पूरा बल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दो, वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका वैल्यू एडिशन करो, स्किल डेवलपमेंट करो, ये सारे रास्ते जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इसके कारण बहुत ही फायदा होगा। मेरा एक सवाल थोड़ा सा हटके है। प्रधानमंत्री जी, आप या देवी शक्ति रखा, क्या सोचते हैं आप? नाम, एवरीथिंग, नेम इज ऑल्सो बहुत पर्टिकुलर होता है आपके लिए। इसमें मेरे 2 अनुभव है जी। मैं जब गुजरात में था तो NCC के एक चीफ आए, वो तो रिटायर्ड अफसर होते हैं, वो मुझे मिलने आए। तो सारा फॉर्मल जो उनका ऑफिशियल था, बोले फिर साहब अगर आप समझ दे तो मुझे पर्सनल बात करनी है, मेरी ड्यूटी के सिवा है। देख मैं कहा जरूर आप एक बात कीजिए। तो मेरी पत्नी का एक आपको मैसेज है। मैं कहा क्या? मेरी पत्नी पूछती है कि मोदी जी सारी योजनाओं का नाम संस्कृत में क्यों रखते ये तो मुझे सवाल पूछा था। हमारे देश में क्या हुआ है जी, हर चीज का उसको सुनते ही ध्यान में आना चाहिए, इसके लिए उसके साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और आपने कोई अलेक्जेंडर नाम रख लिया, तो पूरे मोहल्ले वाले कहेंगे क्या बने। वैसे मैं इसको उसको मैं कंपटीशन करता हूँ। मैंने स्कीम रख करके लोगों के आइडियाज मांगे थे, जैसे स्वच्छता के तो गांधी के चश्मे हैं,
वो लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, लेकिन मैं जन सामान्य को जोड़ता हूँ तो उनकी तरफ से मुझे नाम मिलते हैं। अब जनधन योजना एकदम से गरीब को लगता है सामान्य मानवी का धन। अब जैसे मैंने स्वामित्व योजना बनाई है, जो मैं ड्रोन से गांव में उनकी संपत्ति का सर्वे करके उनको सर्टिफिकेट देता। अब उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी जमीन की रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं गांव से बाहर जाता हूं तो कोई कब्जा कर लेता है। हम कोर्ट कचहरी में लग दिया स्वामित्व, तो उसको स्वामित्व का समझ उसको बराबर है कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है, उसको पूरी समझ है।